हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आप लोग के सामने एक न्यू चैप्टर लेके आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। और आप लोगों को जब सिलेबस डिस्कशन किया गया होगा क्लास में, तो ये आपको पता है कि ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में कंफर्म आता है और वो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। बस इस चैप्टर के की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और जो फॉर्मूलाज हैं उसे सीखना है और कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स बनाना है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज सॉल्यूशन चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में जो सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट्स को बताया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और इसे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स आपका बहुत ज़रूरी होगा बनाना। ठीक है, तो जो चैप्टर है आपका, इसका नाम है सॉल्यूशन। ये आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। क्लास 12 में इसका वेटेज 5 मार्क्स का है, चाहे सीबीएसई हो चाहे झारखंड बोर्ड हो। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का लगभग तय है, वो आना एग्जाम में तय है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। हिंदी में से विलियन कहा जाता है। विलियन या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मिक्सचर। सॉल्यूशन है क्या, पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते किसे हैं। हो सकता है आप लोगों ने पहले क्लास 11 में जो कंसंट्रेशन टॉपिक, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, तो ऑलरेडी आप सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए, आप लोगों ने कभी पानी में, है ना, पानी में चीनी को मिक्स किया होगा। जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है ना, ये वाटर है, पानी है, इसमें आपने शुगर को मिलाया होगा। ठीक है, और शुगर को मिलाने के बाद उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व किया होगा। जैसे आप इसे मिला करके, घोल करके या इसे हीट करके शुगर को पानी में डिसॉल्व किया होगा कभी ना कभी। ठीक है, या फिर शुगर की जगह आप सॉल्ट भी ले सकते हैं, आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं। आप लोगों ने किया होगा और आप लोगों ने ये पाया होगा कि एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। ठीक है, जो मिक्सचर आपने तैयार किया शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा करके, चीनी को पानी में घोल करके, वही मिक्सचर कहलाता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये आप पहले से जानते हैं, सॉल्यूशन आप किए हुए हैं, घर पे भी आप सॉल्यूशन बनाए होंगे। लेकिन इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते किसे हैं, विलियन कहते किसे हैं। ठीक है, तो विलियन को यानी कि सॉल्यूशन को डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज द होमोजेनस मिक्सचर। यहां पर एक वर्ड आता है होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सिंपली व्हाट इज सॉल्यूशन, अगर ये आपका एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स या 2 और मोर कंपाउंड्स। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स का, यौगिकों का एक समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा, व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर 2 किस्म का होता है, 2 टाइप का होता है। एक में आप लोगों ने देखा होगा, वाटर में मैं शुगर को ऐड किया, ये एक मिक्सचर है। तो वाटर में जब आप शुगर को ऐड करते हैं तो एक मिक्सचर है, और ये एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है। आप बोलेंगे सर होमोजेनस मिक्सचर कहते किसे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। तो देखिए, अगर शुगर को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, और जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में अगर आप पूरे मिक्सचर का बात करें, इसमें अगर आप कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में अगर आप ढूंढें तो पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन और प्रॉपर्टी शुगर का एक जैसा आपको दिखेगा। अब बोलेंगे सर ये कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, पानी में जब आप चीनी मिलाते हैं तो उसका कंपोजिशन अगर आप बढ़िया से मिला करके उसे डिसॉल्व करा देते हैं, तो क्या कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संघटन, अलग अलग रहता है कि एक समान रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर पानी में आप शुगर को मिला देंगे तो इसका कंपोजिशन एक जैसा रहता होगा। कहने का मतलब, अगर आप दोनों का मिक्सचर को पीते हैं, पहला घूंट अगर आप लोगों ने पिया तो आपको मीठा लगेगा, अगर आप दूसरा घूंट पिएंगे तो आपको उतना ही मीठा लगेगा, और अगर आप लास्ट घूंट भी पीते हैं तो आपको उतना ही मीठा लगेगा, अगर आपने शुगर को वाटर में अच्छे से डिसॉल्व किया है तो। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए वो एक ऐसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी, गुण भी। आप बोलेंगे गुण सर, गुण करने का मतलब ये है कि अगर आपको शुगर का एक प्रॉपर्टी है कि शुगर स्वीट होता है, तो अगर आपने पहला घूंट पिया होगा तो आपको मीठा ही मिला होगा, अगर आपने लास्ट घूंट किया होगा तो आपको तो नमकीन लगा नहीं होगा, वो आपको मीठा ही लगेगा। तो अगर कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में
एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तब उस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। तो आप बताइए, शुगर को जब आपने वाटर में ऐड किया तो आपने होमोजेनस मिक्सचर बनाया या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाया? एक और इसका उल्टा भी होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इसे कहा जाता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? जैसे आप पानी में मिट्टी को मिला दीजिए, पानी में आप मिट्टी को मिला करके डिसॉल्व कराइए, तो क्या मिट्टी को डिसॉल्व कराने के बाद मिट्टी का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में एक जैसा होता है? नहीं होता होगा। अगर नहीं होता है तो वो कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। लेकिन अगर आपने चीनी या नमक को पानी में डिसॉल्व कराया तो कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक जैसा हुआ, तब इस चीज को कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आपको बोलना होगा इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, फिर आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर, तो आपको यह कहना होगा द मिक्सचर इन विच properties and composition are uniform, the mixture in which properties and composition are uniform throughout the mixture। थ्रूआउट द मिक्सचर मतलब पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन और प्रॉपर्टी एक जैसा हो, देन द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। तब उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल में अगर आपको डालना होगा सॉल्यूशन का, तो शुगर इन वाटर, ये एक एग्जांपल हो गया। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लेमन इन वाटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर से आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेट्रोजेनस मिक्सचर आपको सॉल्यूशन नहीं देता है, सॉल्यूशन आपको होमोजेनस मिक्सचर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब एक बात और, सॉल्यूशन तो आप लोगों ने देख लिया, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है विलेय और इसे कहा जाता है विलायक। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ साथ साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्लास 10th में इन सभी चीज़ों को हिंदी में पढ़े होंगे, तो उसे आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहा जाता है ये समझना है आपको। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, ये समझना है। ठीक है, देखिए अगर आपने अभी जस्ट पानी में चीनी को मिलाया था, ये आपका पानी है, वाटर है, इसमें आपने चीनी को मिलाया था, शुगर को मिलाया था। ठीक है, तो आप लोग ये शायद पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जिस चीज को आप मिलाते हैं, जिस चीज को मिलाते हैं, ठीक है, उस चीज को कहा जाता है सॉल्यूट। जिसे मिलाया आपने, तो आपने किसे मिलाया? शुगर को मिलाया चीनी में, शुगर को मिलाया चीनी में मिलाया, तो जिसको मिलाया जाता है उसको कहा जाता है सॉल्यूट, और जिसमें मिलाते हैं उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। यानी कि आपका वाटर जो है ये आपका इस एग्जांपल में सॉल्वेंट है, और शुगर जो है इस एग्जांपल में आपका सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कहा कि आप तो सर समझने के लिए तो समझ गए, लेकिन अगर व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट आता है तो मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में? ठीक है, तो आप ये लिखेंगे द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट and the component which is present in more amount, the component which is present in less amount is called solute। ठीक है, and the component which is present in large amount is called solvent। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाती है इस डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक ग्लास पानी है आपका, उस पर आपने 2 चम्मच चीनी डाला। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चीनी आपका सॉल्यूट हो गया, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया। अब थोड़ा सा ये इमेजिन कीजिए कि एक ग्लास पानी में अगर मैंने कहा कि जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, अगर एक ग्लास पानी में आप 1 ग्लास से ज़्यादा चीनी मिला दिए, ठीक है, 1 ग्लास से भी ज़्यादा चीनी मिला दिए, तब आप ये कहिएगा, आपको लग रहा होगा तब तो सर ये आपका चीनी हो गया सॉल्वेंट और पानी हो गया सॉल्यूट। ऐसा डेफिनेशन के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं सॉल्यूट वो कंपोनेंट जो कम होता है और सॉल्वेंट जो कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ये 100% सही नहीं है। तो बोलेंगे सर व्हाट इज द डेफिनेशन, तो एक्चुअल में सॉल्यूट सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो सॉल्यूट को ऐसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो आपका कम अमाउंट में होता है, ये बात तो आप बोल दीजिएगा, साथ साथ ये भी बोलिएगा जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट डेफिनेशन होगा द कंपोनेंट विच इज present in less amount and which get dissolved in solvent is called solute। ठीक है, एग्जांपल आपका शुगर। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट को डिफाइन आप कैसे कीजिएगा? आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूट का डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए सर आपने सॉल्वेंट का हेल्प लिया, लेकिन सॉल्वेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए सॉल्वेंट को डिफाइन करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लिए ये है आपका वाटर, ठीक है, और ये है आपका शुगर, और दोनों को मिला करके आपने मिक्सचर तैयार किया, दोनों को ऐड किया और तैयार हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया
शुगर प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। अब बताइए शुगर किस फेज में होता है? शुगर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? तो आप लोग कहेंगे शुगर सॉलिड होता है। वाटर क्या फेज में होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो ये होता है लिक्विड। ठीक है, दोनों को जोड़ के आपने जब शरबत बनाया, मिक्सचर बनाया, तो वो किस फेज में होता है? ये भी होता है लिक्विड। तो आप गौर कीजिए, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, ये कौन डिसाइड किया? शुगर डिसाइड किया कि वाटर डिसाइड किया? तो आप लोग कहेंगे सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है ये वाटर डिसाइड किया। तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो ये डिसाइड करे कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, ये डिसीजन कौन लेगा? सॉल्वेंट लेगा, ना कि सॉल्यूट लेगा। ठीक है, तो आपने अगर पानी में चीनी को मिलाया और चीनी बना, शरबत बना, तो शरबत कैसा बना? लिक्विड। पानी भी क्या था? लिक्विड। इसका मतलब पानी आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर आपने चीनी को ज्यादा ले लिया और पानी को कम लिया, तो पहला बात है कि मिक्सचर बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मिक्सचर बना ही नहीं आपका, तो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट तो तैयार ही नहीं हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो बना ही नहीं। सिंपली ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट ये डिसाइड करे कि सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, उसी कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है, तो सॉल्यूशन भी गैस ही बनेगा। सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आप लोगों समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका पानी है, एक बात और मैं बता देता हूं। अच्छा, सॉल्वेंट का डेफिनेशन पहले आप लिख लीजिएगा। पहले तो मैंने बता दिया सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट इज द कंपोनेंट, सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड विच गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। What is solvent? The component which is present in large amount and which decides the physical state of solution is called सॉल्वेंट। जो ये डिसाइड करे कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, उसे ही क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। और आपने जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्वेंट गैस है, तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। आपको लग रहा होगा कि सर सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है क्या? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? तो मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। अभी तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिल रहा है, शुगर इन वाटर। ठीक है, शुगर इन वाटर में शुगर को आप कम लीजिए या ज़्यादा लीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड ही होगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लिया आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने लेमन मिलाया। ठीक है, लेमन को मिलाया आपने पानी में, लेमन को मिलाया पानी में। मान लिया आपने थोड़ा सा लेमन को मिलाया, तो लेमन हो गया आपका सॉल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट। अगर आपने लेमन को ज़्यादा ले लिया और पानी को कम लिया, मानिए एक गिलास लेमन आपने लिया और उसमें थोड़ा सा पानी, आपने कुछ पानी मिलाया, तब आपसे कोई पूछेगा बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, चाहे उसे आप कम लीजिए या ज़्यादा लीजिए। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे आप कॉपी में नोट मार करके लिखिएगा। पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है, वेदर इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और मोर अमाउंट। पानी आपका ज़्यादा हो या कम हो, पानी हमेशा सॉल्वेंट ही होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट आप समझ गए होंगे। देखिए मोटा मोटी अगर दिमाग में बैठा लीजिए, सॉल्यूट वो होगा जो कम होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा होता है। मोस्टली यही होगा, आपको चैप्टर में यही मिलेगा भी मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको चैप्टर में मिलेगा भी नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद आपके टॉपिक में, बुक में एक टॉपिक आता है बाइनरी सॉल्यूशन। आप बुक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, तो इसमें मिलेगा बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? तो सुनिए, जैसे पानी है आपका, पानी तो सॉल्वेंट है। ठीक है, आप तो ये भी समझ गए होंगे कि पानी कम हो या ज़्यादा हो, पानी तो हमेशा सॉल्वेंट ही होगा। ठीक है, उसमें आप चीनी भी मिला दीजिए, नमक भी मिला दीजिए, तो इस पानी हो गया आपका सॉल्वेंट और चीनी और नमक दोनों हो गया आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट दो है, सॉल्वेंट एक है। ठीक है, तो इसमें तीन कंपोनेंट हो गए। ठीक, लेकिन अगर पानी में सिर्फ चीनी मिलाते हैं तो इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। एक सॉल्वेंट में आपने एक सॉल्यूट को ऐड किया। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट तो आपका एक ही रहेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूट को ऐड करें तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूट is dissolved in solvent is called binary solution।
दो सॉल्यूशन इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ एक ही प्रकार के सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुले हों, उसे कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप पानी में चीनी मिलाइए या पानी में नमक मिलाइए, सिर्फ एक ही चीज, या पानी में या तो आपको सिर्फ चीनी मिलाना है या तो पानी में आपको सिर्फ नमक मिलाना है, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में जितने भी आपके इस चैप्टर में टॉपिक्स मिलेंगे वो सारे टॉपिक्स में आपको बाइनरी सॉल्यूशन को ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब इस चैप्टर में आपको सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही मिलेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया आपका। ठीक, चलिए अब आपको दिखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको लिखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप जैसा कि जानते होंगे जब भी मैं टाइप्स बोलता हूं साथ साथ आपको यह भी बताने का कोशिश करता हूं कि आपको किस बेसिस पे सॉल्यूशन को कैटेगराइज करना है, किस बेसिस पे सॉल्यूशन को टाइप्स देखा जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन का जो यहां बेसिस है वो इस बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप्स देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट लिया जाएगा उसका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो आप ये अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का होता है। तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन का कितना टाइप्स है ये देखना है। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि सॉल्वेंट हटा दीजिए, आप सिंपली सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट तो सेम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने प्रकार के सॉल्यूशन होंगे, 3 प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। तो मैं एक कॉलम बना रहा हूं जिसमें लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला कॉलम, इसके बाद यहां लिखा हुआ है सॉल्यूट, दूसरा कॉलम, फिर यहां है सॉल्वेंट, तीसरा कॉलम, और सबसे लास्ट है आपका एग्जाम्पल। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मैं भी बता दूंगा, पहले मैं बता देता हूं क्या टॉपिक है आपका। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला आपका मैं यहां लिख रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, अभी तक आपके मन में अगर मैं सॉल्यूशन बोलता हूं तो एक चीज का फिगर बनता होगा, पानी चीनी का या पानी नमक का। आप सोचते होंगे सॉल्यूशन का मतलब तो पानी तो रहना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन का अलग अलग कैटेगरी है। अभी आप एग्जांपल्स देखिएगा तब आपको लगेगा अच्छा ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा कि सॉल्यूशन सिर्फ चीनी पानी नहीं है या चीनी नमक नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होगा गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में एक बात आप लोग समझ गए होंगे कि 3 केस हो सकता है, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सॉलिड। ठीक है, आपने 3 कैटेगरी क्यों देखा, आपका 3 कैटेगरी क्या है समझिएगा। सॉलिड सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्वेंट तो आपका सॉलिड ही होगा। ठीक है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट आपका क्या होगा, सॉलिड ही होगा। ठीक है, उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन अगर आप बोलते हैं तो यहां हो सकता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपका लिक्विड ही होगा, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट देखा सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, उसी तरह से गैसेस सॉल्यूशन में ये आपका सॉलिड, गैस, लिक्विड, गैस और गैस, गैस। मतलब अगर आपका गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो गैस ही होगा, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मेन ये कॉलम नहीं है, मेन कॉलम ये है। और एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते भी हैं तो इधर से आ सकते हैं, 1 नंबर का एक MCQ आ सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है समझिए। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, दोनों का दोनों सॉलिड, मतलब जिसे आप मिला रहे हैं वो भी सॉलिड हो, जिसमें मिला रहे हैं वो भी सॉलिड हो, और दोनों जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट, सिर्फ अमाउंट का अंतर हो लेकिन दोनों का दोनों सॉलिड हो। आप सोचिए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने सोच लिया ठीक है, नहीं सोच पाए तो मैं बता देता हूं, उसके बाद इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल होगा एलॉय। क्या होगा, एलॉय। एलॉय का हिंदी होता है मिश्र धातु। जैसे आप जितने भी मिश्र धातु का नाम सुने होंगे, धातुओं का मिक्सचर होता है, जैसे स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, कांसा, पीतल, स्टील, ये सारे एलॉय होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु होते हैं। और आपको पता होगा कि एलॉय में 1 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक मेटल में दूसरा मेटल को मिलाया जाता है, तो मेटल भी सॉलिड, दूसरी चीज़ को मिला रहे हैं वो भी सॉलिड, तो सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया आपका एलॉय। ठीक है, आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो आप एलॉय लिख दीजिएगा, या आपको एलॉय का नाम भी ले सकते हैं, जैसे स्टील लिख दिए। ठीक है, ब्रास लिख दिए, ब्रास का हिंदी होता है पीतल, ब्रोंज,
इसका होता है कांसा, ठीक है, ये हो गया, एलॉय हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है सॉलिड में लिक्विड, ठीक है, सॉलिड में लिक्विड, आप सोच रहे होंगे सॉलिड में लिक्विड ये कैसा होता है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप शायद इसको दिमाग में बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से कोरिलेट नहीं करता है। जो एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ से मिलता जुलता होगा उसे आप आसानी से याद रख पाएंगे, लेकिन ये आपका डे टू डे लाइफ से मिलता नहीं है, इससे आप याद रखिएगा, है ना। एमलगम, एमलगम ऑफ जिंक हो सकता है, ठीक है, सोडियम हो सकता है, एमलगम ऑफ जिंक, ठीक है, मतलब जिंक के साथ मरकरी का मिक्सचर, ZnHg भी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिंक के साथ मरकरी का मिक्सचर, ठीक है, एमलगम कहा जाता है इसे, है ना। जिंक का एमलगम या सोडियम का एमलगम ये आपका लिक्विड सॉल्यूट का सॉलिड सॉल्वेंट में मतलब एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। जिंक हो गया आपका सॉलिड फॉर्म यानी कि सॉल्वेंट, और एमलगम यानी कि जो मरकरी हुआ वो आपका हो गया सॉल्यूट यानी कि लिक्विड, ठीक है, ये हो गया। तीसरा एग्जांपल है सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस। अब आप सोच रहे हो सॉलिड में गैस को डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए सॉलिड को गैस में आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ गैस ऐसे होते हैं जो सॉलिड के सरफेस पे चिपक जाते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं, यूनिफॉर्मली चिपकते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका गैस का सॉलिड में एग्जांपल हुआ, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं गैस एडसॉर्ब्ड, एडसॉर्ब, यहां एक वर्ड है एडसॉर्ब्ड, एड का मतलब होता है सॉलिड के ऊपर चिपकना, अंदर नहीं जाएगा, मतलब जो आप गैस को मिलाइएगा वो सॉलिड के अंदर नहीं जाएगा, सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा, तो गैस एडसॉर्ब्ड इन सॉलिड सरफेस, इन सॉलिड सरफेस। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, प्लैटिनम, हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड इन प्लैटिनम, एडसॉर्ब्ड इन प्लैटिनम, प्लैटिनम का सिंबल होता है Pt, ठीक है। हाइड्रोजन को जब आप प्लैटिनम के ऊपर डालते हैं तो हाइड्रोजन सरफेस प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, तो वो आपका गैस का सॉलिड में एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके जितने भी एग्जांपल्स आएंगे आप इस सारे एग्जांपल्स को डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर लीजिएगा। देखिए लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, तो ये सबसे इजी है। लिक्विड में सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, तो आपको पता है लिक्विड में सॉलिड का एग्जांपल होगा शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है सॉलिड, और पानी क्या होता है आपका लिक्विड, तो शुगर इन लिक्विड वाटर, सॉल्ट इन वाटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, तो आप ये कह सकते हैं, आप जब सोच भी रहोगे लेमन इन वाटर, लेमन इन वाटर, या फिर अल्कोहल इन वाटर बोल सकते हैं, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल आपका लिक्विड होता है, पानी भी लिक्विड होता है, तो लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल हो गया। गैस इन लिक्विड, आप सोच रहे होंगे गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, तो देखिए आपको पता है अभी गर्मी का टाइम है, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पता होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक्स के कैप को ओपन करते हैं तो एक पपिंग साउंड के साथ एक गैस बाहर निकलता है, आपको पता होगा, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि वो कौन सा गैस है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जिसमें लहर होता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद एक लहर आता है, अंदर से आपको एक लहर का फीलिंग आता होगा, वो लहर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व होता है, तो आप कह सकते हैं ना वो भी एक मिक्सचर है, तो आप कह सकते हैं गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब आपका आता है सॉलिड, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करना है, मतलब गैस आपका सॉल्वेंट हो और सॉलिड आपका सॉल्यूट हो, तो आप सोच रहे होंगे गैस के में सॉलिड कहाँ डिसॉल्व होता है, तो आप जैसे आप गैस सॉल्वेंट सोचते हैं, आप यहाँ एयर को अनुमान लगाइए, एयर को सोचिए, तो एयर में क्या कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या एयर में कुछ ठोस के तत्व प्रेजेंट होते हैं, हाँ, तो आप लोग कहेंगे सर बहुत सारे धूलकण होते हैं, डस्ट होते हैं, डस्ट भी तो क्या है सॉलिड है, और एयर में आपका डिसॉल्व होता है वो, ठीक है। तो आप डस्ट तो लिख नहीं सकते हैं, आप लिख सकते हैं डस्ट की जगह आप लिख दीजिएगा आयोडीन, आयोडीन के पार्टिकल्स, आयोडीन के पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं, तो वो भी आपका हो गया सॉलिड, और हवा हो गया आपका सॉल्वेंट यानी कि सॉलिड इन गैस, तो आप लिख सकते हैं आयोडीन इन एयर, आयोडीन प्रेजेंट इन एयर, ये हो गया आपका। अच्छा, लिक्विड इन गैस, हवा में क्या लिक्विड के कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे फॉग, जो कोहरा होता है, ठंड के टाइम में कोहरा आता है मॉर्निंग में, जो कोहरा जो देखते होंगे आप वाइट वाइट सा, उसमें क्या होता है, वो होता क्या है लिक्विड, और डिसॉल्व किस में रहता है गैस, तो आप फॉग कह सकते हैं, या फिर आप ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता यानी कि नमी, हवा में पानी का मात्रा को ही हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एयर, हवा में जो पानी का मात्रा होता है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। तो लिक्विड का गैस में एग्जाम्पल हो गया आपका ह्यूमिडिटी या फॉग। अब लास्ट है गैस इन गैस,
तो गैस इन गैस का एग्जांपल अपना एयर भी अपने आप एक सॉल्यूशन ही है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस होते हैं। जैसे अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बात करेंगे तो आपको पता होगा एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, और उसमें आप दूसरे गैस को सोचें तो अगर यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसमें कुछ ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हो गया आपका सॉल्यूट, और नाइट्रोजन हो गया आपका सॉल्वेंट। तो O2 + N2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे टाइप्स, मतलब आपका देखा जाए तो आपके 3 टाइप के सॉल्यूशंस हुए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आपका 3 केस, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर 3 केस और गैसेस सॉल्यूशन के अंदर 3 केस, ठीक है। और सबके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो पहले पेज में ही आपको ये दिख जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एमसीक्यू में आता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए जिसमें इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैस। तो ये वाला आपको लिखना होगा आयोडीन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें से कोई भी आपका एग्जाम में आ सकता है। मतलब आपको बता देगा कि सॉल्यूट ये है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, सॉल्वेंट के बारे में बता देगा सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, और आपको एग्जांपल पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या कभी कभी एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में आपको कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, जैसे बोल देगा कोल्ड ड्रिंक्स इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर। कोल्ड ड्रिंक्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो आपके ऑप्शंस में रह सकता है कि सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा, लिक्विड आपका सॉल्वेंट होगा, या फिर सॉल्यूट आपका गैस होगा, सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा, या सॉल्यूट आपका लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट आपका गैस हो गया। मतलब ऑप्शंस घुमा देगा, तो आपको पहचानना होगा। आपको एग्जाम्पल देके टाइप पूछेगा या टाइप देके एग्जाम्पल पूछेगा, दोनों में से कोई एक कैटेगरी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अभी तक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपने सीखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देख लिया। मेन चैप्टर जो है न्यूमेरिकल्स वाला जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, जैसे ही मैं ये टॉपिक बोर्ड पे लिख रहा हूं कुछ स्टूडेंट खुश भी हो गए होंगे, क्योंकि अगर किसी ने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 में कंसंट्रेशन टॉपिक पढ़ा है तो अभी आज जो मैं बताऊंगा वो, और आने वाले 2-3-4 वीडियोस तक आपको सेम वही चीज मिलेंगे जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टॉपिक अगर आपको याद होगा तो सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स तक सेम। मैं जब क्लास में सिलेबस का डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि सेम टू सेम आपको वही चीज दिखता है, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये बहुत एडवांटेज है अगर आपने पढ़ा है। तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी को कंसंट्रेशन टॉपिक में प्रॉब्लम आ गया तो इस चैप्टर में आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। सवाल आता है कंसंट्रेशन, हिंदी में होता है सांद्रता, एक इंग्लिश वर्ड होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, वो मत समझ लीजिएगा। केमिस्ट्री का कंसंट्रेशन अलग चीज है। व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता कहते किसे, ठीक है। देखिए आप 1 ग्लास पानी है आपके पास, इसमें आपने शुगर को मिलाया, ठीक है। वाटर में आपने शुगर को मिलाया, ठीक है। मान लिया आपने 1 चम्मच मिलाया, ठीक है। आपने 1 चम्मच मिलाया, चीनी को मिला के इसको डिसॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहेंगे किसे, बहुत सिंपल है कि एक सॉल्यूशन के अंदर, ये आपका हो गया सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक है। एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो भी अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो भी अमाउंट या क्वांटिटी सॉल्वेंट में घुला होता है, उसी सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। कितना सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, सॉल्यूट के अमाउंट, विलेय की मात्रा को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है। बहुत बार कंसंट्रेशन बहुत बार आएगा आपके केमिस्ट्री में, और आपको हर बार लगेगा कंसंट्रेशन बहुत यूज होता है। ये टर्म चैप्टर 3 में भी यूज होगा, चैप्टर 4 में भी यूज होगा, बहुत आगे चैप्टर्स में भी यूज होता है। तो लोग कंसंट्रेशन समझते ही नहीं होता है क्या है। कंसंट्रेशन का सिर्फ मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। किसकी मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा। किसमें, सॉल्वेंट में। सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में जितनी होती है उसे ही कहा जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया कंसंट्रेशन। अब सवाल है इस टॉपिक में कंसंट्रेशन जो अभी हमको मिल रहा है, इसमें कंसंट्रेशन ही पढ़ना है कि क्या पढ़ना है इसमें। तो यहां पर आपके बुक में टॉपिक लिखा हुआ होगा, क्या मैं कंसंट्रेशन को पहले डिफाइन आप कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का डेफिनेशन हुआ, ठीक है।
अब आपका आता है इस टॉपिक, जो बुक में टॉपिक आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, ये मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका टॉपिक है। कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की विधि, कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की विधि। अब आप बोल रहे होंगे कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की विधि मतलब सर, तो सोचिए अगर आप एक गिलास पानी है उसमें आप, जैसे ये वाटर है आपका, इसमें आप शुगर मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? शुगर, ठीक है। आपने 1 चम्मच चीनी मिलाया, ठीक है। अब इस 1 चम्मच चीनी को आपने पानी में मिलाया, लेकिन आप लोग अगर देखा जाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में एक आम आदमी यही सोचेगा कि शुगर को पानी में मिला रहे हैं, ठीक है, एक चम्मच चीनी है। लेकिन इस चीज को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का बहुत सारा तरीका होता है केमिस्ट्री में। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि 1 स्पून मैंने शुगर को मिलाया वाटर में, कुछ लोग कहेंगे ना 5 ग्राम, मान लीजिए इसका अमाउंट 10 ग्राम है, 10 ग्राम चीनी मैंने मिलाया 100 ग्राम पानी में, कुछ लोग ये बोलेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे ना मैंने 10% चीनी मिलाया पानी में, मतलब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ बोलेंगे नहीं मैंने 3 मोल चीनी मिलाया पानी में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही चीज को, एक ही कंसंट्रेशन को, एक ही सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की कई सारी विधियां होती हैं। एक ही केमिस्ट्री को पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके से इसको पढ़ाते हैं अलग अलग टीचर्स। उसी तरह से कह सकते हैं कि एक ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की कई तरह की विधियां होती हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि कौन कौन सा विधि है जिससे हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं और ये सब आप लोग 11 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला विधि आता है आपका मास परसेंट, इसे आप वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका वॉल्यूम परसेंट, तीसरा होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट, चौथा होता है आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। पांचवा होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक। अब आप, मैं इधर लिख रहा हूं, छठा आता है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। सातवां होता है आपका नॉर्मेलिटी, 8वां मोलैलिटी, और लास्ट 9th नंबर होता है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने 11 में 8 ही पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे भी इंक्लूड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, टोटल 9 मेथड्स। हालांकि इन 9 में से सबसे इंपॉर्टेंट इस साइड वाले सारे होते हैं, खास करके मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस। न्यूमेरिकल ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको 9 बताऊंगा, 9 का डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स, यही तो आता है। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, ये एक एक करके मैं बताऊंगा। तो ये आपके 9 तरीके हुए एक्सप्रेस करने का, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का 9 मेथड्स, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपके 9 मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। आप लोग जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आप प्रॉपर नोट्स लिखिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करूं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। आप नोट्स, अगर आप वीडियोस देख करके आप नोट्स खुद से बनाते हैं तो बेहतर है, नहीं बना सकते हैं तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आप समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और वीडियो को इस तरह से देखते रहिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।